कक्षा 12 बायोलॉजी के आज के क्लास में जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पर आपस में चर्चा किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके सिद्धांतों के प्रयोग से कैसे हम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं, पुनर्योगज डीएनए का यूज करते हुए कैसे हम विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक वैक्सीन वगैरह का निर्माण करते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही इसमें कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है, उन उपकरणों पर भी हमारी चर्चा हुई आपके साथ। आज हम लोग जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसका उपयोग तो विभिन्न क्षेत्रों में है, कृषि के क्षेत्र में भी है, चिकित्सा के क्षेत्र में है और रोगों के निदान में भी है। तो बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग का व्यापक क्षेत्र है। हर क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ आज जीनी चिकित्सा में क्या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम कक्षा 12 के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को चिकित्सा के क्षेत्र में समझेंगे। तो आज का टॉपिक होगा चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। आप जानते हैं चिकित्सा विभिन्न रोगों की जाती है। रोगों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक का भी उपयोग किया जाता है, वैक्सीन का भी उपयोग किया जाता है, कुछ हार्मोन्स का भी उपयोग किया जाता है। ये जो भी हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, यह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही तैयार की जाती है। लेकिन इसके साथ लगभग 3000 ऐसे रोग होते हैं जो आनुवंशिक गड़बड़ी के कारण होते हैं। आनुवंशिक गड़बड़ी से तात्पर्य हमारा यह है कि ये जीन्स से संबंधित होते हैं। आप पढ़े होंगे किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन्स होती हैं। इस जीन्स के नियंत्रण में ही विविध प्रकार की प्रोटीन्स बनती हैं। जैसी प्रोटीन बनती है वैसे लक्षण प्रकट होते हैं। अगर समझ लीजिए कि कोई लक्षण हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए और उससे संबंधित जीन निष्क्रिय हो जाती है तो संबंधित प्रोटीन नहीं बन पाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोगजनक दशा उत्पन्न होती है। तो आनुवंशिक गड़बड़ियों के कारण या जीन्स में त्रुटि के कारण जो रोग होते हैं उनकी भी चिकित्सा की जाती है, यानी उनका भी इलाज किया जाता है, उनको भी सुधारा जाता है ताकि रोग ठीक हो सके। तो आइए हम चिकित्सा के क्षेत्र में जीन चिकित्सा को समझेंगे आज। जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा को आप इंग्लिश में जीन थेरेपी के नाम से जानते हो। जीन थेरेपी।
जीन थेरेपी है क्या? जैसा मैं कहा कि जीन्स की गड़बड़ी के कारण जो रोग होते हैं उनका इलाज हम जीन्स को सुधार कर करते हैं। तो जीन चिकित्सा एक विधि है, सीधे आप कहेंगे कि जीन चिकित्सा एक विधि है जिसमें आनुवंशिक दोषों का सुधार किया जाता है। यह आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि जीन चिकित्सा एक विधि है जिसमें आनुवंशिक दोषों का सुधार किया जाता है। दोष को विकार भी कहते हैं, दोष एक तरह से रोग भी है, इसको आनुवंशिक रोग भी कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जीन चिकित्सा कैसे की जाती है, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो किसी आनुवंशिक रोग से संबंधित जो जीन होती है जो कि निष्क्रिय हो जाती है, जिससे संबंधित प्रोटीन्स नहीं बन पाती है, जिसके कारण रोग जन्म दशा उत्पन्न होती है, तो जीन चिकित्सा में हम अवांछित या उसको आप निष्क्रिय जीन कह सकते हो, जिसके कारण वांछित प्रोटीन या उत्पाद नहीं बन पा रहा है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है, उस जीन के जगह पर सामान्य जीन को जोड़ दिया जाता है ताकि संबंधित उत्पाद, चाहे वह एंजाइम हो, चाहे वह प्रोटीन हो, चाहे वह वैक्सीन हो, शरीर की कोशिका में बनने लगे। इससे आनुवंशिक दोष का इलाज हो जाता है। तो जीन चिकित्सा में एक आपको हम एग्जाम्पल लेते हैं, एडीए की कमी का उपचार। एडीए की कमी का उपचार। एडीए की कमी का उपचार, आखिर एडीए क्या है यह भी आपको जानना होगा। तो एडीए का पूरा नाम एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए का पूरा नाम क्या होगा? एडिनोसिन डीएमिनेज। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होती है और एंजाइम का निर्माण एक विशिष्ट जीन के नियंत्रण में होता है जो कि डीएनए में ही पाई जाती है। जब एडीए से संबंधित यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन निष्क्रिय हो जाती है तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा या किसी जीव का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। यानी इस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एडीए जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार है।
अगर एडीए की कमी हो जाएगी तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा। तो इसमें होता क्या है बेटा, एडीए से संबंधित जो जीन निष्क्रिय हो जाती है उसके जगह पर हम सामान्य या सक्रिय जीन को जोड़कर उसको शरीर में पहुंचाते हैं। तो संबंधित एडीए का निर्माण होने लगता है, जिससे रोग का इलाज हो जाता है, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र हमारा काम करने लगता है, अर्थात हम रोगों से लड़ सकते हैं। तो फिर वही कल की बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी हम एडीए से संबंधित cDNA इसको बोलते हैं, cDNA, एडीए से संबंधित cDNA, जिसको एडीए cDNA कहते हैं, जो विषाणु वाहक से प्राप्त होता है, इसको हम शरीर में पहुंचाते हैं। तो एडीए का निर्माण होने लगता है। लेकिन कैसे कैसे इसका इलाज संभव है, तो उसके लिए 3 विधि आपको याद होना चाहिए। या तो हम एडीए का इंजेक्शन दे दें, तभी जो है प्रतिरक्षा तंत्र हमारा काम करने लगेगा। मतलब कि लिम्फोसाइट जो है वह एंटीबॉडी बनाने लगेगी और रोग से हमारी रक्षा होगी। और दूसरी बात यह है कि एडीए से संबंधित जो एडीए cDNA है, उसका जो विषाणु वाहक यानी विषाणु का डीएनए जो वाहक का काम करता है, उसका उपयोग करके हम लिम्फोसाइट के अंदर कहिए या शरीर के अंदर पहुंचा दें, तो फिर एडीए बनने लगता है। तीसरी बात एक सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर भ्रूणीय अवस्था में एडीए से संबंधित सक्रिय जीन को अस्थिमज्जा में पहुंचा दिया जाए, अस्थिमज्जा में पहुंचा दिया जाए तो इसका अस्थायी उपचार हो जाता है। लेकिन शेष 2 जो बताया हूं, एक इंजेक्शन की बात कहा हूं कि जिसमें एडीए का इंजेक्शन दिया जाता है, ये अस्थायी उपचार है। दूसरा जो एक बात आपको बताया हूं कि मानव का या किसी जीव का लिम्फोसाइट निकालकर उस लिम्फोसाइट में एडीए का सक्रिय जीन एडीए cDNA जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाकर उसमें पहुंचा दिया जाए लिम्फोसाइट में, तो यह भी अस्थायी उपचार है, अस्थायी उपचार नहीं है। क्योंकि लिम्फोसाइट की एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित आयु के बाद वो लिम्फोसाइट जो है नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है कह लीजिए। तो इसके लिए बार बार जो है लिम्फोसाइट को निकाल कर शरीर से उसमें एडीए का सक्रिय cDNA जो है पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बेटा क्या होता है, अब आगे देखो। सबसे पहले हम इसमें लिम्फोसाइट्स को जीव के शरीर से या रक्त से बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एडीए का जो एडीए cDNA जीन है उसको विषाणु वाहक का प्रयोग करते हुए इस लिम्फोसाइट में प्रवेश कराते हैं। जब इस लिम्फोसाइट में हम प्रवेश करा देंगे तो उसके अंदर यह
एडीए बनने लगी। कैसे? सपोज करिए कि ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है जो कि जीव के शरीर से निकाला गया है, और यह प्लाज्मिड या वाहक डीएनए है। डीएनए में यह एडीए-सी डीएनए है। इस एडीए-सी डीएनए को जोड़कर जो है यह पुनर्योगज डीएनए बना लिया गया, और इसको हम बाय इंजेक्शन या जीन गन मेथड के द्वारा हम इस लिम्फोसाइट में प्रवेश करा देते हैं। तो लिम्फोसाइट में भी केंद्रक होगा। इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होंगे जो डीएनए से बनते हैं। तो जब यह इसके अंदर आता है तो इसके छिद्रों से, केंद्रक कला में छिद्र होता है, इस छिद्रों से इसके अंदर पहुंच जाता है, और इस तरह पहुंचने के बाद यह पुनर्योगज जो डीएनए है जिसमें एडीए का सी डीएनए है, वह इस गुणसूत्र का भाग बन जाता है। आप ये भी जानते हैं कि फिर केंद्रक में ही डीएनए से आरएनए बनता है। तो अब इससे जो है आरएनए बनेगा। आरएनए एक सूत्री होता है, ये आरएनए जिसको तुम एमआरएनए कहते हो, जो कि डीएनए से आनुवंशिक संकेत सूचना को लेकर जो है कोशाद्रव्य में, यानी लिम्फोसाइट के कोशाद्रव्य में आता है, और यही ये राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एडीए क्या है? एंजाइम है। आप जानते हो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो एडीए भी एक तरह से प्रोटीन है। तो वही यहाँ पर लिम्फोसाइट के अंदर जो है यह आरएनए बन जाता है इस जीन के नियंत्रण में, और यह राइबोसोम से जुड़कर जो है इस एडीए का निर्माण करने लगता है। अब इसी लिम्फोसाइट को हम जीव शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं। कुछ समय तक काम करता है, फिर यह जब इसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है तो फिर हमको यही कार्य फिर करना पड़ता है, फिर लिम्फोसाइट निकालना पड़ता है। लिम्फोसाइट में सक्रिय एडीए का सी डीएनए जो है वाहक के जरिए जो है पहुंचाते हैं, पहुंचाकर फिर उसको जो है उसके शरीर में पहुंचा देते हैं, और उसके अंदर एडीए बनने लगती है। और इसका पहला प्रयोग एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया है, वो भी आप जानते हैं। यानी एडीए की कमी का जो पहला उपचार है वह 1990 में 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। 4 वर्षीय लड़की पर किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि एडीए की न्यूनता या कमी का उपचार संबंधित पहला प्रयोग किस सन में किस पर किया गया था, वह 4 वर्ष की लड़की थी जिस पर 1990 में इसका पहला प्रयोग किया गया था। इसी तरह बेटा ये तो मैं एक आपको बता दिया कि जीन चिकित्सा कैसे की जाती है। जीन चिकित्सा के माध्यम से ये पहला एग्जाम्पल आपको बताया कि एडीए की कमी का उपचार कैसे करते हैं। एक और है जीन चिकित्सा से संबंधित उदाहरण, दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी जाने आप, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है तो आप जानेंगे कि शरीर की एपिथीलियम शुष्क पड़ जाती है।
शुष्क शुष्क पड़ जाती है, तथा म्यूकस म्यूकस के जमाव के कारण त्वचा मोटी हो जाती है, त्वचा मोटी हो जाती है। तो आपसे कोई पूछता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, तो आप सीधे कहोगे आनुवांशिक रोग है। फिर पूछता है कि इसमें क्या होता है, तो आप कहोगे शरीर की एपिथेलियम शुष्क पड़ जाती है तथा म्यूकस के जमाव के कारण त्वचा मोटी हो जाती है। इसमें ज़्यादा नुकसान किसको होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारा अग्नाशय प्रभावित होता है, पहला ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय कौन प्रभावित होता है, तो अग्नाशय होता है। दूसरी बात त्वचा होती है, त्वचा। और सबसे गंभीर नुकसान किसको होता है, गंभीर नुकसान तो आप बताएंगे फेफड़े को। आपसे कह दें कि कौन कौन अंग प्रभावित होगा, तो अग्नाशय होगा, त्वचा होगा, और इसमें गंभीर नुकसान आपके फेफड़े को होता है, फेफड़े की एपिथेलियम को। कैसे कि फेफड़े में ये म्यूकस जो श्लेष्मिक पदार्थ होता है जम जाता है उसके अंदर, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और सांस जानते ही हम जब बंद हो जाएगी तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। अब बेटा इसका उपचार कैसे करोगे, ध्यान देना। इस सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक जीन होता है, जीन यह आपको याद होना चाहिए, वह जीन CF के नाम से जाना जाता है। और इसके नियंत्रण में एक प्रोटीन बनती है, इस प्रोटीन का नाम आपको याद होना चाहिए। प्रोटीन बनती है जिसको बोलते हैं CFTR। और यही प्रोटीन अगर नहीं बनती है तो हमारी त्वचा शुष्क पड़ जाती है और म्यूकस का जमाव हो जाता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये CF जो जीन होती है निष्क्रिय हो जाती है। तो फिर वही बात हम कहते हैं कि CF जीन जो सामान्य होती है, सक्रिय होती है, उसको जो है पुनर्योगज DNA निर्माण विधि द्वारा हम जोड़कर इसको हम फेफड़े की एपिथेलियम कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करते हैं। कैसे पहुंचाएंगे, यहाँ हल्का सा हम बताते हैं। जैसे यह एक DNA है, एक DNA में, इस DNA में मान लीजिए कि यह CF जीन है, इसको हम CF जीन कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह आपका एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में इस CF जीन को हम जोड़ देंगे। यह जो जीन है यहाँ इस प्लाज्मिड में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इसको हम इस एपिथेलियल सेल में पहुंचाना है। यह एपिथेलियल सेल है, इसके अंदर पहुंचाना है। इसके अंदर ये केंद्रक होगा, केंद्रक में ये छिद्र भी होंगे, इसके अंदर ये DNA या गुणसूत्र होगा। तो इसको पहुंचाने के लिए जो माध्यम होता है वह एरोसॉल स्प्रे होता है। एरोसॉल स्प्रे के माध्यम से इसको हम इस एपिथेलियल सेल के अंदर पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा। एरोसॉल स्प्रे है क्या, यह एक बाइलिपिड ड्रॉप होती है। बाइलेयर लिखिए, बाइलेयर लिपिड ड्रॉप, यानी यह वसा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिसको एरोसॉल कहते हैं। और इसके संपर्क में ये आपका जीन है जो प्लाज्मा जोड़े हो, और यही यह बूंद है, ड्रॉपलेट है। जब इसके संपर्क में आती है तो यह इस जीन से जुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह इस जीन से, यह ड्रॉपलेट ये जुड़ जाती है। और जब जुड़ जाती है
तो फिर यह चीज़, यह जैसी कला है एपिथेलियम की जो कला होती है, यह भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो यह आके इससे जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह जीन है और इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो ऐसे ही आके इसके अंदर इसके लिपोप्रोटीन लेयर से जुड़कर फिर इसके अंदर आ जाता है, और फिर यहाँ से फिर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो इससे इसके डीएनए से जुड़ जाएगा, फिर इसके डीएनए से इसमें जो है यह आरएनए बनेगा जिसको एमआरएनए कहते हो, और यही राइबोसोम से जुड़ जाएगा तो इसके अंदर यह CFTR प्रोटीन बनने लगती है और इसका उपचार हो जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। जो पीछे हम आपको वीडियो भेजे हैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, उसको भी थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करें, उस पर भी हम आपसे अगले दिन आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप उसको बताएंगे। धन्यवाद।